नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं भूटान की एक लोक कथा की दुनिया में। ये कहानी है एक आलसी युवक और एक बुद्धिमान भिक्षु की। ये कहानी है आलस पर मेहनत की जीत की और ये दिखाती है कि कैसे सही मार्गदर्शन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। आइए इस कमाल की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सोचिए, भूटान के खूबसूरत पहाड़ हैं और उन्हीं के बीच बसा है एक शांत सा सुंदर सा गांव। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, मतलब उनके लिए साथ मिलकर काम करना ही जीने का तरीका था। एक ऐसी जगह जहां हर कोई मिलकर एक बेहतर कल बना रहा था। पर इस शांति के बीच एक आवाज है जो बिल्कुल अलग है। ये आवाज है पेमा की, एक नौजवान जिसके लिए मेहनत एक बोझ जैसी थी। उसका ये एक छोटा सा वाक्य ही बता देता है कि वो अपने लोगों से, अपने गांव से कितना अलग था। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें पेमा से मिलाता है। और ये सिर्फ एक लड़के के आलस की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की अपनी इच्छा और समाज की जिम्मेदारी के बीच के टकराव की। तो यहां पर ना दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है पेमा जिसे आराम पसंद है, और दूसरी तरफ है गांव वाले जिनके लिए मेहनत ही जिंदगी है। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि पेमा अपने ही समुदाय की सोच से कितना दूर, कितना अकेला था। पेमा का अपना एक तर्क है। वो सोचता है, अरे जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी है। उसका मानना था कि जीवन तो भाई आराम करने के लिए है, मजे करने के लिए है, हर दिन खेतों में पसीना बहाने के लिए नहीं। और उसकी यही सोच गांव की सोच से बिल्कुल अलग थी। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों का विश्वास था जो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। उनके लिए समाज की नींव हर एक इंसान की मेहनत से बनती है। यही वो सिद्धांत था जो उन्हें आपस में जोड़े हुए था। और पेमा का रवैया वो इस जोड़ के लिए एक चुनौती था। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। गांव में आते हैं एक बुद्धिमान भिक्षु। ये मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये तो किस्मत का एक ऐसा खेल था जो पेमा की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब इन भिक्षुओं में एक खास बात थी। वो जो ऊपर ऊपर की शांति है ना, उसके पार देख सकते थे। उन्होंने गांव की हवा में ही एक बेचैनी महसूस कर ली और फौरन समझ गए कि इस बेचैनी की जड़ एक भटका हुआ मन है, और वो मन पेमा का था। और तब भिक्षु पेमा से बस एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा का न्योता नहीं था, ये पेमा के लिए एक मौका था, खुद को बदलने का, एक नए रास्ते पर चलने का। पेमा थोड़ा हिचकिचाता है, पर हाँ कर देता है। और बस यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो सिर्फ पैरों से नहीं, मन से भी तय होनी थी। ये पहाड़ की चढ़ाई असल में पेमा के अंदर जो आलस के पहाड़ थे ना, उन पर चढ़ने जैसी थी। पेमा चलते चलते बिल्कुल थक जाता है, और तब भिक्षुक उसे पहला सबक देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हर एक कदम हमारी जिंदगी में किए गए एक काम जैसा है। मतलब एक मामूली से चलने को उन्होंने एक गहरा मतलब दे दिया। पेमा ये देखकर हैरान है कि भिक्षु इतनी चढ़ाई के बाद भी इतने शांत कैसे हैं। वो उनसे इसका राज पूछता है, और जवाब में मिलता है दूसरा और बहुत जरूरी सबक। भिक्षु बताते हैं कि असली शांति आराम करने में नहीं, बल्कि मेहनत करने में है, क्योंकि मेहनत मन को यहां वहां भटकने से रोकती है। फिर पेमा मान लेता है कि हां, वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहा है। ये सुनते ही भिक्षु के शब्द आईने की तरह काम करते हैं। उस आईने में पेमा को पहली बार अपनी कमजोरी साफ साफ दिखाई दी। ये एक ऐसा सच था जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। तो ये जो यात्रा थी ना, इसका अंत असल में पेमा के लिए एक नई शुरुआत थी। मठ पहुंचकर उसे वो ज्ञान मिला जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। ये वो पल था जब उसे खुद का एहसास हुआ। मठ पहुंचकर तो पेमा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना भव्य। तब भिक्षु से बताते हैं कि ये जो खूबसूरत मठ है, ये किसी एक ने नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों ने सालों तक मेहनत करके बनाया है। ये सुनकर पेमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वो किसी इमारत को नहीं, बल्कि लोगों की इच्छा शक्ति के एक जिंदा सबूत को देख रहा था। ये शब्द और वो मठ पेमा को अंदर तक, मतलब बिल्कुल अंदर तक हिला देते हैं। जिंदगी में पहली बार उसे समझ आया कि योगदान देने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनना। और उसी पल उसके अंदर से एक सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा क्या बनाया है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एहसास था कि उसकी पूरी जिंदगी कितनी खाली, कितनी बेकार रही है। यही था असली आत्मबोध।
पेमा को पछताते देख भिक्षु उसे डांटते नहीं बल्कि हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं कि जो बीत गया उसे सोचने से क्या फायदा, बदलाव की शुरुआत तो हमेशा आज से होती है, अभी से होती है। इन शब्दों ने पेमा को एक नई उम्मीद दी। तो अब कहानी घूमकर वहीं वापस आती है, गांव में। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जो पेमा गांव लौटा था वो पहले वाला पेमा नहीं था, वो एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। सोचिए, उसकी माँ उसे खेतों में काम करते देखती है और उनकी आंखों में हैरानी है। उन्होंने तो जैसे उम्मीद ही छोड़ दी थी। और पिता, उनकी आंखों में सालों बाद निराशा की जगह गर्व की एक चमक थी। और तब उसके पिता के मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो पेमा की पूरी यात्रा का सार हैं। वो कहते हैं, अब ये समाज का हिस्सा है। इन छोटे से वाक्यों में सब कुछ छिपा था। पेमा ने सिर्फ काम करना नहीं सीखा था, उसने समाज में अपना सम्मान, अपनी जगह वापस कमाई थी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कुछ बहुत गहरी बातें। पहली, कि आलस सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव को कमजोर करता है। दूसरी, कि सच्चा आत्मसम्मान मुफ्त में नहीं मिलता, उसे मेहनत से कमाना पड़ता है। और शायद सबसे जरूरी बात, कि हम सबका ये फर्ज है कि हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। पेमा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास छोड़ जाती है। हाँ, उसकी यात्रा एक बुद्धिमान भिक्षु की वजह से शुरू हुई, लेकिन हम सबकी जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं जो हमें बदलने का एक मौका देते हैं। तो सवाल ये है कि हमारे लिए परिवर्तन की असली शुरुआत कब होती है और कैसे?